मंच पर हासिल हमारे पद्मश्री विकुराम जी इदाते जी के बारे में बहुत सारे समाचार तो प्राप्त हुआ। जैसे बताएं, पहली सरकार महाराष्ट्र के अंदर भी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, देवेंद्र फडणवीस का सरकार ही पहली बार एक विमुक्त गोमंतक समाज का एक कमीशन गठित किया, गोपीनाथ मुंडे जी। बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी जब सरकार बना एनडीए के, तभी भी गोमंत समाज के लिए महत्व दिया गया। तभी हमारे इदाते जी को भी जो कमीशन गठित किया, जिसे बताए रेणुका जी कमीशन हो, बालकृष्ण कमीशन हो, सभी कमीशन के अलावा मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तभी फिर दोबारा इदाते जी को ही चेयरमैन बनाकर एक वेलफेयर डीएनटी एसएनटी का बोर्ड गठित किया। जहाँ तक मुझे जानकारी 200 करोड़ का भी बजट में आवंटित किया गया था। जैसे नेग्लेक्टेड ओबीसी के बारे में जब पुस्तक हमारे मित्र श्रीनिवास जी ने लिखा, नेग्लेक्टेड माने अति पिछड़ा में जो पिछड़ा है वो हम मानते हैं गोमंत और विमुक्त समाज का। इसलिए आज महाराष्ट्र से आए हुए हम सब जानते हैं उनका पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जीवन भर भी किस तरह वो संघर्ष किया हमें जानते हैं। इसलिए हम गौरवान्वित है आज पुस्तक का आविष्करण उनके कर कमल से होना। हमारे बीच में हमारे संसद तेलंगाना से है, वो पिछली सरकार में वो वित्त मंत्री के नाते काम करे। जब से बीजेपी में आए वो संसद बने और तेलंगाना से आए हुए ईटेला राजेंद्र जी है। और श्रीनिवास तो हमारे मित्र, जब मैं प्रदेश का तेलंगाना का भाजपा अध्यक्ष था तभी उनको पार्टी में लाया था। वो सक्रिय काम भी किया जा रहा है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए, कोई अभी तक इदाते जी ने बहुत सारे ओबीसी के बारे में बताया गया। मैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के नाते मैं अपना जिम्मेदारी मानता हूं कि हमारे नेतृत्व में जो पार्टी ओबीसी हित के लिए जो काम किया जा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार जो 10 साल से लगातार जो काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये मेरा फर्ज है बताना। पहली बार मोदी जी अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी लोकतंत्र के माध्यम से गरीबों का दिल जीतकर आज एक ऐतिहासिक जीत जो है मोदी जी का, तीसरी बार 60 साल के बाद आज़ादी के हिंदुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति दूसरी बार, एक दूसरा व्यक्ति है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। पहली बार तो नेहरू जी ने बना, मगर वो इतना विपक्ष के दल भी नहीं थे और वो समय था, वो स्वतंत्र का समय था। तभी नेहरू जी को तीसरी बार, आज तीसरी बार मोदी जी जीतने के बावजूद भी हमारे विरोधी और हमारे विपक्ष के ये मोदी जी का जीत को कम करके बताने के लिए जो साजिश किया जा रहा है। 60 साल के बाद एक व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बना, ये मोदी जी से संभव हुआ। जब नेहरू भी बना, मगर जब भी उनका भी संसद के संख्या घटित हुआ। जब हम 240 सीट पाने के बावजूद भी आज हमारे विपक्ष के नेता, ये भी 40 साल के बाद कोई दल को 240 सीट मिला,
वो अकेले पार्टी है, बीजेपी ही है। 40 साल से लगातार हम देख रहे, कितनी भी सरकार बने वो कोई 200 संख्या भी पार नहीं किया 40 साल के अंदर। लगातार मोदी जी ने पहली बार 282 सीट से, दूसरी बार 302 सीट जीतकर 303 सीट जीतकर सरकार बनाए, तीसरी बार 240 अकेले में। आज यूपीए जो 2 बार जो सरकार बनाया मनमोहन जी के नेतृत्व में, एक बार तो 182, दूसरी बार 200 पार किया, मगर अपने आप तो सरकार नहीं बना सके। मगर आज बता रहे कि ये सरकार को लोगों का मान्यता नहीं है, ऐसा कम करके दिखाए। और तीसरी बार हमारे कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी लगातार ये लोकतंत्र के अंदर लोग ने उनको तिरस्कार किया। 200 संख्या भी सीट हासिल नहीं किया, फिर भी वो मानते कि हम जीत गए, वो जश्न मना रहे हैं। पहली बार हम आज़ादी के अंदर देख रहे, जो जीती हुई पार्टी जश्न मनाने का तो हम मान सकते, जो हारे हुए पार्टी भी जश्न मना रहे, मिठाई बांट रहे, ये इनका हालत है। ये हमारे समाज के अंदर आज 50% के ऊपर जो हमारे ओबीसी समाज है, और पहली बार पूरा ओबीसी समाज मोदी जी से इसलिए जुड़ा हुआ कि 10 साल के अंदर जो उनके कार्यकाल के अंदर पहली बार पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय क्यों आपसे संभव नहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। अब तो 10 साल सरकार में थे, यूपीए थे, और वो समर्थन किए जो दल कांग्रेस को, जो समाजवादी हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जितने भी ठेकेदार समझते पिछड़ा वर्ग समाज के, मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपके सरकार के समय में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं पाए, नहीं दे सके। अब तो पिछड़ा वर्ग के ठेकेदार समझते हैं, और लोग पूछते पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से हुआ क्या? अरे आज तो हमारा अधिकार प्राप्त हुआ, जहां हमारे संवैधानिक के माध्यम से हमको जो आरक्षण मिला 27% मंडल कमीशन के माध्यम से, और ठीक ढंग से अगर अमल किया गया नहीं तो कोई भी मंत्रालय हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, तो संवैधानिक माध्यम से, सुमोटो के माध्यम से उनके ऊपर एक्शन लेने का जो दंतहीन जो आयोग था आपके जमाने में, एक मजबूत आयोग मोदी जी के नेतृत्व में बनाया गया। 2017 में जो संसद में बिल प्रस्ताव रखा गया, किस तरह ये सभी दलों ने उसका विरोध किया। राज्यसभा में तो बिल हार गया, फिर एक साल फिर सिलेक्ट कमेटी माध्यम से भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में दोबारा प्रस्ताव रखा गया, तभी पारित हुआ। ये 10 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा ही नहीं, और कितने भी हमारे शैक्षणिक संस्था है, हमारे गरीब बच्चे पिछड़ा वर्ग समाज के पढ़ने के लिए जो लायक नहीं थे, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय पाठशाला हो, सैनिक स्कूल हो, और न्याय विश्वविद्यालय, पहली बार मोदी जी आने के बाद ही आज 27% आरक्षण दिया गया। हर साल लाखों संख्या में अब हमारे बच्चे आज अच्छा शिक्षा प्राप्त हो रहा, ये मोदी जी का देन है। और नीट के माध्यम से होने वाले ऑल इंडिया लेवल पे एमबीबीएस एमडीबी हो, 27% आरक्षण मोदी जी दिया गया। इस तरह अगर गिनती शुरू करा, क्रीमी लेयर 6 लाख था, 8 लाख बनाया मोदी जी के सरकार। और पिछड़ा वर्ग के जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आज जो उद्योगपति बनाने के लिए मोदी जी का संकल्प है। जो भी हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के जो पढ़े लिखे हुए हमारे नौजवान हैं, सिर्फ वो रोजगार के लिए वो मांगने वाला नहीं होना चाहिए, रोजगार देने वाला संस्था बनना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री आज किस तरह उद्योगपति बनाने के लिए आज योजना बनाए। इस तरह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, अलग मंत्रालय मत्स्य मछुआरों के लिए,
20,000 करोड़ आवंटित किया मछुआरों के लिए आज मोदी जी ने। इतने करने के बावजूद भी आज पिछड़ा वर्ग के लिए किया क्या? आज हमारे कांग्रेस के नेता आज ऐसे आंसू बह रहे कि घड़ियाली आंसू, इतना हमदर्द प्रकट कर रहे आज ओबीसी के इस बारे में। जैसे हम इदाते जी बताया, काका कलेक्टर कमीशन जब गठित हुआ नेहरू जमाने के बाद समय में, उसका कोई चर्चा भी नहीं हुआ सदन में, ठंडे बस्ती में फेंक दिया 5 साल रखने के बाद भी। जब भी सिफारिश किया काका कलेक्टर कमीशन में। मंडल कमीशन जब वीपी सिंह ने सदन में प्रस्ताव रखा गया, किस तरह राजीव गांधी विरोधी दल नेता के नाते किस तरह वो मंडल कमीशन को ठुकराया गया। वो सीधा बताया कि अगर मंडल कमीशन जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया तो ये देश जाति के नाम पर बंटवारा होगा। ये वीपी सिंह को एक जाति का नेता बताया राजीव गांधी ने। इसलिए अगर आरक्षण देना है तो जाति के नाम पर नहीं, आर्थिक रूप से देने का, ये पार्लियामेंट में सदन में ये राजीव गांधी का बयान था। आज राहुल गांधी ने सदन में बार बार जातिगत जनगणना के बारे में, ओबीसी के बारे में जो घड़ियाली आंसू जो बह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपका कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या था? एक सोच, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक ये ओबीसी के सख्त विरोधी थे कांग्रेस पार्टी और ये हमारे ये नेहरू परिवार ने। जब से मोदी जी बना ये सही नहीं पा रहे, एक ओबीसी समाज का, अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से सही नहीं पा रहे। उसके जाति के नाम पर टिप्पणी करते मोदी जी के जाति के नाम पर, और ओबीसी को अपमानजनक बातें कर कर किस तरह आज ओबीसी समाज को अपमान कर रहे। आज जातिगत जनगणना के बारे में आप जिक्र कर रहे, मैं पूछना चाहता हूं 1931 से लेकर अंग्रेजी के जमाने से लेकर अब तक जातिगत जनगणना हुआ ही नहीं। हुआ तो कर्नाटक में सिद्धरामैया कांग्रेस के सरकार में जब जातिगत जनगणना के बारे में सर्वे किया 100 करोड़ खर्च करके, बाद में क्यों इसका प्रचलित नहीं किया, मैं पूछना चाहता हूँ। वो सिद्धरामैया बताते कि अंदरूनी के कारण से हमारे दल के अंदर ही भेदभाव होता, इसलिए हम प्रचलित नहीं किया गया। अरे पहली बार अगर जातिगत जनगणना कहाँ हुआ, वो बिहार में हुआ, एनडीए के सरकार में हुआ, चाहे नीतीश कुमार जी हो, हमारे स्वर्गीय हमारे सुशील मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, बाद में प्रचलित भी किया गया, मगर आज कोर्ट ने उसका आज खारिज किया गया। इसलिए आज जो जातिगत जनगणना का भारतीय जनता पार्टी खिलाफ नहीं है, मगर एक अध्ययन करना पड़ता, उसके बारे में एक साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए। क्योंकि देश भर में, मैं ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कम से कम 30 राज्यों में मेरा प्रवास हुआ और कई प्रदेशों में इतना अंतर है। उत्तराखंड में अगर गए ब्राह्मण भी ओबीसी है, उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में ब्राह्मण भी ओबीसी है, और हमारे बिहार में हमारे वैश्य समाज के जो है वो भी ओबीसी है, और हमारे दक्षिण में हम जहां से आते हैं, मैं इटला जो आते हैं, रेड्डी जो समाज है कर्नाटक में गए ओबीसी है वो। इस तरह इतना भेद अंतर है। अगर एकजुट होना करना ओबीसी का जातिगत जनगणना होना है तो इसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए। ओबीसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। इसलिए हम इसके बारे में सोच रहे, हम विरोधी नहीं है, इसके खिलाफ भी नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए आप बोलते रहे। आप 60 साल तो सरकार में थे, किया क्यों नहीं आप? और ये चिदंबरम, उनके बेटा खुद उन्हें इतना विरोध किया आरक्षण के बारे में, ओबीसी को आरक्षण नहीं देना। और नेहरू जी का चिट्ठी था, वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, अगर जाति के नाम पर आरक्षण दिया गया इस देश के अंदर तो सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाएंगे इस देश के अंदर। इसलिए इदाती तो काफी ओबीसी के अंदर डीएनटी के बारे में, गोमंत समाज के बारे में, अति पिछड़ा वर्ग के समाज के बारे में जो बताया गया। आज बिहार में ईबीसी का जो आज इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड क्लास आज पूरा एकजुट हो गया है। इसलिए आज मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि एक अच्छा किताब जो प्रचित किया हमारे सिन्हा जी ने, ये पूरा देश भर में लगभग 50% के ऊपर जो समाज है, जब तक एकजुट नहीं होते हैं, वोट बैंक नहीं बनते हैं, आज ये दल पूरे एक वोट बैंक के नाते ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए एक अच्छा एक आज
ये पुस्तक आविष्कार के माध्यम से जो जितने भी ओबीसी समाज के नेता है, मैं अनुरोध करता हूँ 10 साल के अंदर जो मोदी जी ओबीसी हित के लिए किया गया, मैं दावा के साथ बताता हूँ कि ये 75 साल के आज़ादी के अंदर कोई सरकार किया नहीं और किएंगे भी नहीं। ऐसे इदाते जैसे आदमी को कौन पहचाना। मोदी जी ने 2023 में पद्मश्री अवार्ड देकर किस तरह उसका गौरव बढ़ाया। और हमारे जननायक जो कहते हैं हम, कर्पूरी ठाकुर जी का आपको मन नहीं बना उनको पद्मश्री देने के लिए, मोदी जी ही फिर उनको पद्मश्री बनाया गया। आज पूरा देश भर में आज जश्न मना रहे ओबीसी समाज के। चरण सिंह भी किसान नेता है, मगर वो भी जाट समाज से आए हुए व्यक्ति, वो भी ओबीसी है। 2 दिन पहले राज्यसभा में कांग्रेस के नेता वो ओबीसी समाज का जब मुद्दा जब चर्चा में आया तो एक सांसद उठ के बोल रहे थे जाट कैसा ओबीसी बनता है। इतना भी सामाजिक स्पृह नहीं है कि कांग्रेस नेता को कौन ओबीसी है कौन ओबीसी नहीं है। ये जाट समाज को राजस्थान में पहली बार वाजपेयी जी ने ओबीसी के सूची में जुड़ाया, सो ये वाजपेयी जी है। उनको वो पता नहीं। हमारे चेयरमैन जो है राज्यसभा के अंदर, वो भी जाट समाज से आए हुए एक ओबीसी व्यक्ति है। तो उनको आज ये संसद ने ये प्रश्न कर रहे कि आप कैसा ओबीसी बने। ये ओबीसी के बारे में कुछ उसको लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट पाने के लिए ये गुमराह करने का चक्कर है। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि सब जागरूक हो जाए और आने वाले दिनों में ओबीसी के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए जो साजिश किया जा रहा है, हमको उसको सतर्क रहना पड़ता, निर्भर रहना पड़ता। भाई सभी लोगों से मोदी जी का जो ओबीसी समाज के लिए जो भी किया गया, आने वाले दिनों भी जो किया जाने वाला है, वो भी आपके सामने रखते हुए मुझे भी समय दिया। मैं हमारे मित्र और पूरे समाज को भी धन्यवाद देते हुए मैं अपने वार्ता को विराम देता हूँ। बहुत बहुत